नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का पहली बुक का 5वां लेसन है समकालीन दक्षिणी एशिया। इससे पहले जो 4 लेसन हमने पढ़े थे वो बिल्कुल बाहर के से लेसन थे। ई पाठ में अफा अपने घरा का नहीं आवांगा और घरा आके पड़ोसियान देखांगा। ठीक है, तो पड़ोसिया का संबंध की प्रकार से रमी है। सिंपल सो काम है, आफा अपने पहले बाहर जाता रहूं, बाहर रहा, घर से बाहर रहा, घर आवा, घर की स्थिति देखा और फिर पड़ोसिया की देखा, तो रिजल्ट वही निकला लगभग कि कदे तो नाराजगी हो जाए और कदे आपसी समझौता हो जाए घर परिवार में और अपने पड़ोसिया में कुछ सिस्टम चलते रहे। समकालीन दक्षिणी एशिया की आप बात करा दोस्तों, तो समकालीन दक्षिणी एशिया, अब सबसे पहले ये जानेंगे कि दक्षिणी एशिया में देश कौन कौन से हैं, उनका संबंध किस प्रकार से है। कभी खुशी कभी गम, कदे लड़ाई हो जाए, कदे समझौता हो जाए, कदे कोई बात के लेके लड़ाई हो जाए, कदे नदी लेके विवाद हो जाए, कदे सीमा लेके विवाद हो जाए, फिर आपसे समझौता भी हो जाए। तो ऐसा सिस्टम चलेगा। सबसे पहले देखांगा दक्षिणी एशिया में कौन कौन सा देश है। तो थे देख सको हो कि जिसो भी बनाने आयो वो मैं देश थारा खातर बना चुके हो, वो है अपना भारत देश। ये भारत देश में आफा देखांगा कि भारत है, भारत के बाद में थे देख सको हो कि बांग्लादेश। ठीक है, कहने का मतलब है कि दक्षिणी एशिया में कौन कौन सा देश है। तो भारत हो गयो, नेपाल हो गयो, भूटान हो गयो, बांग्लादेश हो गयो, श्रीलंका हो गयो और पाकिस्तान हो गयो, मालदीव हो गयो। ध्यान से देखना है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका। तो ये 7 देश है, स्पेशली किस में माने जाएंगे, किसमें, दक्षिणी एशिया में माने जाएंगे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज रह जाती है कि गुरुजी चीन को नहीं गए, तो हाँ, चीन बिल्कुल दक्षिणी एशिया में काउंट नहीं हो रहा है। कभी कभी अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इसका हिस्सा मान लिया जाता है, म्यांमार को। ठीक है, किस किस को मान लिया जाता है, अफगानिस्तान और म्यांमार को। स्पेशली इसमें 7 देश हैं। 7 देशों के बारे में इसमें हम जानेंगे। क्या जानेंगे कि जो 7 देश हैं उनमें आपसी विवाद और आपसी संबंध, आपसी भाईचारा किस प्रकार का, ये चीज जानेंगे। और इसमें शासन प्रणाली किस प्रकार की रही है वो चीज जानेंगे। सिंपल सा लेसन है, ज़्यादा हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। लास्ट तक एक बार भी देख लेगा तो समझ में आ जाएगा। पूरी राजनीति करवा रखी है, प्ले लिस्ट में जाकर थे देख लियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपने एक व्लॉग चैनल भी है, देखो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो हम देखेंगे कि चीन को दक्षिणी एशिया का देश वो नहीं माना जाएगा। 4 ऑप्शन देखकर कि निम्न में से दक्षिणी एशिया का देश नहीं है। आपको ऑप्शन मिलेंगे श्रीलंका, भूटान, नेपाल, चीन। तो उत्तर क्या होगा, चीन हो जाएगा। अब इसमें और क्या क्या मान रहे हैं उनको आप देखेंगे। उत्तर के विशाल हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत ये हो गई है ना, उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत, इसको दक्षिणी एशिया में काउंट किया जाता है। और दक्षिण का हिंद महासागर हो गया, ये भी दक्षिणी एशिया में माना जाता है। किस किस को माना जाता है रे, उत्तर का हिमालय पर्वत श्रेणी, हिंद महासागर। उसके बाद में हम बात करें कि पश्चिम का अरब सागर, पूर्व के बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी इस साइड में है या इस साइड में है लगभग को पता है, पर अगर कंफ्यूज हो जाए तो हमें ABCD लिखनी है, AB है ना। पहले A आएगा फिर B आएगा, तो A फॉर अरब सागर हो गया। क्या हो गया, A फॉर अरब सागर हो गया और B फॉर बंगाल की खाड़ी हो गई। तो ये जो चीज बता रहा हूं ये किस में है, ये समकालीन दक्षिणी एशिया में है। अब बंगाल की खाड़ी हो गई, दक्षिणी एशिया की भौगोलिक विशिष्टता ये प्रदान करते हैं। तो भौगोलिक विशिष्टता में आपने देख लिया, उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गया, दक्षिण का हिंद महासागर हो गया, पश्चिम का अरब सागर हो गया, पूर्व के बंगाल की खाड़ी हो गई। अब दक्षिणी एशिया की राजनीतिक प्रणाली की मैं बात करूं तो दक्षिणी एशिया की राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार की है। तो दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है,
भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से लोकतंत्र है। लोकतंत्र जो जनता शासक चुनती है, प्रधानमंत्री चुनती है, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, तो जो जनता वोटिंग करती है ना, तो लोकतंत्र भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से ही लोकतंत्र है वो कायम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र और कभी सैन्य शासन रहा है। इसमें क्या है कि कभी तो लोकतंत्र हो जाता है, कभी सैन्य शासन हो जाता है। किसकी बात कर रहा हूँ? पाकिस्तान और बांग्लादेश के। भूटान में राजतंत्र है, ठीक है, राजा का शासन। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था। कब तक? 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन अप्रैल 2006 में सफल जन विद्रोह के बाद यहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई थी। सिंपल सी चीज मैंने बताई कि भारत और श्रीलंका में तो क्या है, लोकतंत्र है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र कभी सैन्य शासन हो जाता है। भूटान में राजतंत्र है। नेपाल में 2006 तक तो राजतंत्र था, उसके बाद लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब हम अलग अलग देशों का लोकतंत्र या सेना का शासन या राजतंत्र कहाँ कहाँ किस प्रकार से स्थापित हुए उसके बारे में हम जानें तो सबसे पहले हम शुरुआत पाकिस्तान से ही कर देते हैं कि यहाँ शासन किस प्रकार का था और भारत पाकिस्तान संबंध पर टिप्पणी लिखी। तो ये जो प्रश्न रहेगा कि भारत पाकिस्तान संबंध पर टिप्पणी लिखी, ये महत्वपूर्ण रहेगा, तो इस पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। पर थोड़ा सा देखो किस प्रकार से कहाँ यहाँ कौन कौन से शासन स्थापित होते हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। साथियों, बात है 14 अगस्त 1947 की और भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ, आपको पता है। और इसको पाकिस्तान है वो दो खंडों में विभाजित हो जाता है। दो खंड कौन कौन से? एक पश्चिमी तरफ था, वो क्या था, ये पाकिस्तान हो गया। पूर्वी तरफ ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया। इसको 1971 में भारत पाक युद्ध के समय अलग किया जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ 1947 की। तो ये एक पश्चिमी पाकिस्तान था, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान था। और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। हिस्ट्री में हमने डिटेल से पढ़ेंगे हम इसको कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल ये बने। तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना बने। और लियाकत अली खान ने प्रधानमंत्री का उस समय पदभार संभाला था। किसने संभाला? लियाकत अली खान ने। जिन्ना की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर वो लियाकत खान के हाथों में आ गई थी। लियाकत खान की हत्या के बाद ख्वाजा निजामुद्दीन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? ख्वाजा निजामुद्दीन को नियुक्त किया गया। अब 1953 की बात है साथियों, ध्यान से देखें कि निजामुद्दीन का मंत्रिमंडल है वो भंग कर दिया गया। कब किया गया? 1953 में। और मोहम्मद अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना वो बहुत ही प्रभावशाली है। यही कारण है कि यहाँ बार बार वो सैन्य शासन स्थापित हो जाता है, लोकतंत्र को कुचला जाता है। ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ है कई बार। पाकिस्तान में पहले संविधान बनने के बाद देश में शासन की बागडोर है वो अयूब खान ने अपने हाथों में ली थी, ठीक है, और जल्दी ही अपना निर्वाचन भी उन्होंने करवा लिया था। उसके बाद क्या होता है कि शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा है वो फूटता है और गुस्सा भड़क जाता है। इसके फलस्वरूप सैनिक शासन का रास्ता है वो साफ हो जाता है। और याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली थी। किसने संभाली? याहिया खान ने संभाली। हम इसमें जो संबंध आएगा उस पर ज़्यादा गौर करेंगे। याहिया खान ने शासनकाल में पाकिस्तान को बांग्लादेश के संकट का सामना करना पड़ा। ये पाकिस्तान वाले अपनी भाषा उर्दू को इस पर थोपना चाहते थे, इसका ज़्यादा शोषण करते थे। ये लोग परेशान हो गए बांग्लादेशी। पूर्वी पाकिस्तान वाले ये शरणार्थी के रूप में भारत में घुसपैठ उन्होंने शुरू कर दी थी। इनके सामने काफ़ी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ा। अब देखो, पूर्वी पाकिस्तान है वो बिल्कुल हताश हो चुका था। वो टूटकर एक अलग देश की मांग कर रहा था। 1971 में भी भारत पाक युद्ध हुआ और इसी के दौरान वो पाकिस्तान का जन्म हुआ। पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का जन्म हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ। बांग्लादेश के निर्माण के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार बनी थी जो 1977 तक कायम रही।
1977 में जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को अपदस्थ कर दिया था। 1999 में फिर सेना ने दखल दी और सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाकर सत्ता संभाल ली। 2001 में मुशर्रफ ने राष्ट्रपति रूप से अपना निर्वाचन करवा लिया था। देखो, महत्वपूर्ण चीज हमारी आएगी साथियों कि 2008 में पाकिस्तान में चुनाव हुए, जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और वर्तमान में पाकिस्तान में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है। अब पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कारण यह महत्वपूर्ण रहेगा आपका कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है वो स्थायी नहीं रह पाता है। इसका कारण क्या है? भारत पाकिस्तान संबंध में हम देख लेंगे कौन कौन से समझौते हुए। पहले तो हमें ये देखना है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के क्या कारण थे। तो यहाँ आपको पता है, एक तो सेना मजबूत है। क्या मजबूत है? एक तो सेना मजबूत है। जो धर्म गुरु हैं वो भी मजबूत हैं। यहाँ पर भूस्वामी अभिजनों का यहाँ दबदबा है। ठीक है, पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी के कारण भी यहाँ सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है और पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिलता। साथियों, भारत पाकिस्तान संघर्ष की हम बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष किस बात को लेकर है, तो सीधा सा आपको पता है कि कश्मीर को लेकर संघर्ष है। किसको लेकर संघर्ष है? कश्मीर को लेकर ज़्यादातर संघर्ष रहता है कि भारत के विभाजन जब हुआ उसके तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देश कश्मीर के मुद्दे पर आपस में लड़ पड़े। पाकिस्तान सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है और भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे पर पहले 1947-48 में युद्ध हुआ था, है ना। उसके बाद 1965 में युद्ध हुआ और उसके बाद जब बांग्लादेश वाला 1971 में युद्ध हुआ, बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाया। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए, लेकिन युद्ध में इसका कोई समाधान नहीं हुआ। युद्ध से कश्मीर के 2 भाग हो गए। एक भाग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया जो पाकिस्तान की ओर है और एक भाग है वो कश्मीर कहलाया। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर भारत का प्रांत बना। दोनों के बीच में एक नियंत्रण सीमा रेखा बना दी गई। दोनों के बीच दोनों देश है, भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल, देखो सिंधु जल विवाद हम पढ़ेंगे। सिंधु जल विवाद पर एक समझौता हुआ था, उसको भी हम जानेंगे। तो नदी जल विवाद है वो भी इन दोनों के देशों के बीच में बना हुआ है। मैं बात करूं साथियों कि सामरिक मसलों जो जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर है और सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण है, हथियारों की होड़ को लेकर भी, जैसे जो सेकंड परमाणु परीक्षण भारत ने किया था उसके जस्ट बाद पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण करता है। कहने का मतलब है कि बिल्कुल एक दूसरे पर नज़र गड़ाए हुए हैं। दोनों देशों के बीच हमेशा तनातनी रहती है। दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नज़रों से देखती रहती है। दोनों देशों के बीच में समझौते भी किए जाते हैं, जैसे सिंधु जल समझौता 1960 में किया जाता है। सिंधु नदी के जल के विवाद को लेकर समझौता किया जाता है, सिंधु जल समझौता। ताशकंद समझौता 1965 के युद्ध के बाद 1966 में किया जाता है। ठीक है, ताशकंद समझौता कब किया जाता है? 1966 में किया जाता है। शिमला समझौता 1971 के युद्ध के बाद 1972 में किया जाता है। उसके बाद में जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे वो बस से लाहौर जाते हैं, तो ये लाहौर बस समझौता 1999 में किया जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको सिर्फ याद रख लेना, इसके अंदर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है किस किस के बीच कैसे कैसे क्या होता है। हो सकता है कोई मिलान वाला ये डेट वाला आ जाए। बाकी आपको भारत पाकिस्तान संबंध के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है कि विवाद किन किन बातों को लेकर है। समझौता ये थोड़ा सा आपको लिख देना है, इस प्रकार से समझौता हुआ। उसके बाद में हम बांग्लादेश के बारे में जाने, बांग्लादेश की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, भारत और बांग्लादेश में आपसी संबंध किस प्रकार के हैं वो देखें। तो भारत और बांग्लादेश, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो होता क्या है कि 1947 से 1971 तक है वो बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान इसे कहा जाता था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान के लोगों के आज़ादी के लिए आंदोलन करना पड़ा था। भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत के सहयोग से यह स्वतंत्र हो जाता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है बांग्लादेश।
1971 में बांग्लादेश ने अपना एक संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी देश है वो घोषित किया था। साथ ही 1971 में और 1975 में शेख मुजीब ने संविधान में संशोधन करके अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया था। होता क्या है साथियों कि आवाम पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी को इन्होंने समाप्त कर दिया था। इससे क्या हुआ कि लोगों में असंतोष फैल गया, तनाव फैल गया, संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई और वहाँ के ये त्रासद जो घटनाक्रम में शेख मुजीब था वो सेना के हाथों में मारा गया, क्योंकि सेना है वो भी उग्र हो गई थी। तो शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी आवाम पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों को उन्होंने खत्म कर दिया था। तो स्वाभाविक है एक पार्टी रह जाए बाकी खत्म हो जाए तो त्रासदी तो होनी है। सेना के हाथों ये मारा गया। 1975 की बात है, सैनिक शासक वहां कायम किया जाता है। जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। तो 1975 में सैनिक शासक जियाउर रहमान, याद नाम रह जाएगा साथियों, जियाउर रहमान ने क्या किया था कि उन्होंने नेशनल पार्टी बनाई थी। और क्या होता है कि 1979 में चुनाव में ये विजयी रही, लेकिन जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी गई साथियों। और एच.एम. इरशाद के नेतृत्व में एक सैनिक शासन ने बागडोर संभाली। वे 1990 तक सत्ता में बने रहे। 1991 में फिर चुनाव हुए। इसके बाद में बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कायम हुआ था 1991 के बाद। भारत बांग्लादेश संबंध यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। भारत बांग्लादेश में शुरुआत में सहयोग रहा, क्योंकि भारत के सहयोग से ही ये पाकिस्तान से अलग हुआ और काफ़ी आर्थिक मुद्दों पर, सुधार पर, आपदा प्रबंधन पर, पर्यावरण के मुद्दों पर इनमें आपस में सहयोग रहा। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद भी है। भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों के अवैध प्रवास और म्यांमार जो देखो ये जो बांग्लादेशी जो लोग यहाँ भारत में आते हैं उनको लेकर भी आपस में मतभेद चल रहा है। बर्मा को बांग्लादेशी क्षेत्र से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने के आदि मुद्दों पर दोनों के मध्य मतभेद है। तो बर्मा है, देखो ये भारत है और यहाँ ये बर्मा है, यहाँ से प्राकृतिक गैस है वो निर्यात नहीं करने दिया जाता है भारत को। तो इसके लिए भी इनमें मतभेद है। भारत नेपाल को आप समझें साथियों, तो नेपाल है वो अतीत से ही हिंदू राज्य रहा था, हिंदू राष्ट्र रहा था। आधुनिक काल में 1990 तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा था। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के कारण राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग है वो मान ली थी। लेकिन नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल है वो बहुत छोटा रहा है साथियों। और अप्रैल 2006 की मैं बात करूं तो यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन है, देशव्यापी लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन हुए, अहिंसक रहे ये। इस आंदोलन का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन, माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था और पूर्ण नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना होती है। 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बना और 2015 में नेपाल में नया संविधान है वो बनाया गया। भारत नेपाल संबंध की हम अगर बात करें तो किस प्रकार का संबंध है, तो भारत और नेपाल के बीच है वो मधुर संबंध है। दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश में बिना पासपोर्ट वीजा के आ जा भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। नेपाल की चीन के साथ बढ़ती दोस्ती को लेकर भारत अपनी अप्रसन्नता है वो भी दिखाई है। वह भारत विरोधी तत्वों के प्रति कठोर नहीं उठाता है नेपाल, ठीक है साथियों। नेपाल में माओवाद के बढ़ने से भारत में नक्सलवाद को भी बढ़ावा मिलता है, उस पर भी नेपाल रोक नहीं लगाता। नेपाल सरकार भारत में अंदरूनी मामलों में दखल देने जैसे नदी जल विवाद है, पन बिजली आदि मुद्दों पर भारत से नाराज है। उसके बाद आप भारत और श्रीलंका संबंध देखें, श्रीलंका की शासन व्यवस्था देखें तो स्वतंत्रता 1948 के बाद से लेकर ही शुरुआत में हमने जिक्र किया था कि श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है।
श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान स्थिति श्रीलंका की भी डावाडोल ही है, भारत की तरह। इकोनॉमी बिल्कुल गिर चुकी है, लोग है वो एकदम से भूखमरी के कगार पर हैं वर्तमान में। तो जिसकी मांग क्या है, देखो यह जातीय संघर्ष फैला हुआ था। इनकी मांग थी कि श्रीलंका में एक क्षेत्र को तमिलों के लिए अलग राष्ट्र बनाया जाए। ठीक है, तमिलों के लिए एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बना दिया जाए। और श्रीलंका की राजनीति में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय हैं, उनका दबदबा है साथियों। इन लोगों का मानना है कि श्रीलंका वो सिर्फ और सिर्फ सिंहलियों का है। उसके बाद हम देखें कि अतः तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाए साथियों। सिंहलियों के इस उपेक्षा भरे व्यवहार की प्रतिक्रिया में श्रीलंका में क्या हुआ, उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई और 1983 के बाद से ही उग्र तमिल संगठन कौन सा था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म लिट्टे ने श्रीलंका की सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। तो ये तमिल का एक संघर्ष था, कौन सा था, लिट्टे। तो इसका आप फुल फॉर्म जरूर याद कर, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। क्या था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। अब ये अंदरूनी संघर्ष के झंझटों को झेलकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था वो अपनी कायम रखी थी। काफी संघर्ष इसमें चला, फिर भी लोकतंत्र को उन्होंने बनाए रखा था। उसके बाद हम देखें कि भारत श्रीलंका संबंध, भारत और श्रीलंका संबंध की हम बात करें तो एक तो ये जो जातीय चल रहा था, इसमें तमिल, भारतीय, सिंहली ये श्रीलंका के थे, तो इनको लेकर आपस में मतभेद था। उनका, श्रीलंका वालों का ये मानना था कि भारत है वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। और 1987 के बाद भारत सरकार है वो श्रीलंका के मामले में असंलग्नता की नीति को अपनाए रखा और दोनों ने एक दूसरे देश के साथ में मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। व्यापारिक समझौतों को उन्होंने सुदृढ़ किया है। उसके बाद भारत मालदीव संबंध थोड़ा सा आप देख लें कि भारत और मालदीव के साथ भारत के सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं, अच्छे संबंध रहे। भारत और पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, इनको आप थोड़ा अच्छे से समझना आपको। फिर भारत भूटान, भारत तथा भूटान के बीच भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और दक्षिणी एशिया में भारत केंद्र में स्थित है ना, तो अन्य देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं, इसलिए क्षेत्र में सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही होते रहते हैं। उसके बाद है कि दक्षिणी एशिया में शांति और सहयोग है वो किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए क्या किया गया। तो दक्षिण एशिया के देशों में आपस में सहयोग के लिए सन 1985 में, कब की बात है, सन 1985 में सार्क की स्थापना की गई। सार्क की स्थापना की गई 1985 में दक्षिण एशिया के किसी प्रकार के विवाद को निपटारा करने के लिए। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना की गई। इसमें 8 देश थे, कौन कौन से थे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। ठीक है साथियों, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणी एशिया वो मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्टा पर 2004 में उन्होंने हस्ताक्षर किए और ये 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया था। वैश्वीकरण के दौर में हुए सार्क सम्मेलनों में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, आतंकवाद की समाप्ति, इस पर क्षेत्रीय व्यापार विकास को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया। मतलब सभी जो देश हैं दक्षिण एशिया के मिल बैठकर क्या करते हैं, समझौता करते हैं। और भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ, जिनमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका प्रमुख हैं, इनमें से यदि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध है वो कमोबेश मधुर ही रहे हैं, अच्छे ही रहे हैं। भारत पाक संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध और भारत श्रीलंका संबंध और भारत नेपाल संबंध, मतलब भारत के साथ में इनके जो संबंध है इनको तो अच्छे से ध्यान रखें। बात शासन व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई, इसका क्या कारण है, ये जो 3-4 मैं जो प्रश्न बता रहा हूं उनको अच्छे से आप तैयार कर लें। प्रश्न यहीं से आपको पेपर में देखने को मिलेगा और इसको अच्छे से हम समझेंगे जब क्वेश्चन आंसर की हमारी श्रृंखला आएगी, उसमें और अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे। प्ले लिस्ट में जाकर आप प्रत्येक टॉपिक को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।